गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हमने देखा था यूजेस ऑफ टिम्बर। टिम्बर के उपयोग के बारे में हम बात कर रहे थे, पर हुआ कुछ ये था कि एग्ज़ाम का और एक्सटर्नल था तो जाना पड़ा था। तो मैं बता रही थी आपको रेलवे कोच के बारे में, ठीक है, कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है हमारा टिम्बर। तो हम मेन डिस्कशन रेलवे कोच पे आकर के रुक गए थे। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। डोर एंड विंडो फ्रेम्स, शटर, डोर एंड विंडो रूफिंग मटेरियल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? विंडो और डोर के फ्रेम में, डोर के शटर में, पल्लों में, विंडो में और रूफिंग में, छत के मटेरियल में, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द फॉर्म वर्क, मचान के कार्यों में यूज़ होता है जब सीमेंट कॉन्क्रीट करते हैं। और सेंटरिंग में, सेंटरिंग ऑफ आर्चेस में यूज़ होता है। सेंटरिंग ऑफ आर्चेस क्या होता है कि हमारी जो आर्च रहती है उसको सेंटर्ड करने में हमारा ये यूज़ होता है। और फॉर्म वर्क क्या होता है? हमारे तरापे लगाना। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? हमारा मचान बनाना, ठीक है। वहाँ हमारे टिम्बर का यूज़ होता है, लकड़ी का यूज़ होता है। और फिर बात कर रहे थे हम मेकिंग फर्नीचर, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर बनाने में, खेती के चीज़ों में, और हमारे स्पोर्ट्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। बात कर रहे थे रेलवे कोच में हमारा क्या यूज़ होता है? टिम्बर यूज़ होता है, ठीक है। मेकिंग ऑफ टॉय, एनग्रेविंग वर्क, मैचेस, माचिस की तीलियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, और एनग्रेविंग वर्क में यूज़ होता है। स्लीपर बनाने में यूज़ होता है। पैकिंग केसेस में यूज़ होता है। पैकिंग केसेस मतलब जैसे आपने देखा होगा जिनमें फ्रूट्स आते हैं, तो वो पहले के टाइम में कैसे, अभी तो कैसे आते हैं, कैरेट आ गए थे। कैरेट मतलब वो प्लास्टिक के दिखते हैं अपन को, प्लास्टिक के बने होते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कार्डबोर्ड, अपने कार्डबोर्ड नहीं, सॉरी, अपने जो पटिए रहते हैं वो पतले पतले से हमारे जो रहते हैं, लकड़ी के गुटके बोल लो या पट्टिए बोल लो, उससे हमारा क्या होता है, पैकिंग केसेस बनते हैं जिसके अंदर फ्रूट्स रखे होते हैं। उसमें क्या रहता है, इतनी इतनी सी क्या रहती है, गैपिंग रहती है। क्यों रहती है? ताकि वो फ्रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहे, हवा, नेचुरल हवा मिलती रहे और वो सड़े नहीं, ठीक है। तो पैकिंग केसेस में यूज़ होता है। और हम बात कर रहे थे रेलवे स्लीपर की, तो स्लीपर हमारा क्या होता है वो मैं बता रही थी आपको। जो हम रेलवे बनाते हैं, रेल का क्रॉस सेक्शन हम बनाते हैं, ऐसे ऊंचाई में हमारे रखे होते हैं बोल्डर्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम स्टोन। पत्थर रहते हैं, और वो कौन से रहते हैं? बेलास्ट। हम स्टोन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कौन सा पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर्स रहते हैं? बेलास्ट के। ये कैसे रहते हैं? इंटरलॉकिंग मैनर में रहते हैं। ये आप अगले साल पढ़ोगे रेलवे का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जब पढ़ोगे। ये होते हैं हमारे ब्लास्ट, फॉर्म ऑफ स्टोन। स्टोन हम पढ़ चुके थे। फिर उसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे हमारे स्लीपर जमे हुए रहते हैं। फिर क्या होती है, हमको ऐसे रेल की पटरियां दिखती है, आई सेक्शन वाली। अब ये इस पे जमाएंगे तो बड़े बड़े हुक के द्वारा ये इसमें एंकरेज कर देते हैं। एंकरेज मतलब हमारे ब्लास्ट के ऊपर हुक लगाते हैं और स्लीपर को अटैच करते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसमें होती है बोल्टिंग, ठीक है। बोल्ट होके यहाँ पे कसा जाएंगे तो ये इससे जॉइंट हो जाएंगे। सबको आ रही आवाज़? ठीक है। ये इसका सेंटर लेंगे, ये इसका सेंटर लेंगे। ये होता है हमारा सेंटर टू सेंटर, इसको बोलते हैं हम गेज, ठीक है। ये दूरी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गेज, ठीक है। फिर हमारा जो ट्रेन का पहिया रहता है वो लोकोमोटिव कहलाता है, और उसका व्हील जो होता है मतलब पहिया, लोकोमोटिव या ट्रेन, ठीक है। ये होती है रेल्स, ये होते हैं हमारे स्लीपर, ठीक है। अब इसको हमने क्रॉस सेक्शन देखा, मतलब एक ट्रेन खड़ी थी हमारी ऐसी, ठीक है। फिर थी हमारी रेल, और ये किसके ऊपर थी? हमारे स्लीपर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे दिख रहे थे बेलास्ट।
देखो ये क्या है, मैंने इसको अगर ट्रेन को ऐसे काटा और ऐसे घुमाया तो हमको दिखा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन रेलवेज, ठीक है, ये हमारा रेलवेज का क्रॉस सेक्शन हुआ, ठीक है। अब ये ट्रेन ऐसी जा रही है तो ये हमको ये वाला डायग्राम दिखा, ठीक है, ऐसे जाते हुए। तो ट्रेन का पहिया ये जो दिखेगा ये किसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये दिखेगा, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल वे मतलब लंबाई दिखेगी हमको काय की, ये रेल्स की, ठीक है। ये वाली रेल और ये वाली रेल हमको ये हमारा क्रॉस सेक्शन है और ये हमारा साइड व्यू है, ठीक है। ये स्लीपर जो ऐसे रखे हुए हैं, यूं तो ऐसे रखे रहेंगे ये, मगर अगर हम इधर की साइड से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो लंबाई दिखेगी। समझ में आ रहा है क्या क्रॉस सेक्शन और क्या हमारा, ये स्लीपर ऐसे रखे रहते हैं दूरी दूरी पे, फिर इनके ऊपर ऐसी रेल्स रखी रहती है, ठीक है। तो अब मैं बता रही थी आपको लास्ट क्लास में बोल्टिंग और वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। ये और ये बोल्टिंग के बारे में हमने जाना था कि हमारा जो आईएस कोड रहता है उसके हिसाब से हम बोल्टिंग करते हैं। आईएस कोड का स्टील का, स्टील मतलब लोहे का, ठीक है। तो बोल्टिंग का बोल्ट रहता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें बने होते हैं आटे, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है पिच, ठीक है। फिर ये जिसमें कसा जाना है दो प्लेटों में, ठीक है, ऐसी दो अलग प्लेट 1 होगी, ये प्लेट 2 होगी, दोनों को जोड़ना है हमको, तो एक के ऊपर एक प्लेट जमानी पड़ेगी, ठीक है। फिर दोनों प्लेट को बोल्टिंग से जोड़ा जाएगा। अब मैंने ये भी समझाया था कि ज़्यादा होल्स करना मतलब हमारा मटेरियल को वीक बनाना, ठीक है। किसी भी चीज़ में, किसी भी मटेरियल में हम ज़्यादा होल करते हैं तो वो क्या होता है, वीक होता जाता है। क्यों होता जाता है, क्योंकि हम उसमें से मटेरियल उसका निकाल ले रहे हैं। ये छेद कर रहे हैं हमने, होल्स कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के ये हमारे फिट हो जाएंगे और स्क्रूड हो जाएंगे मतलब कसा जाएंगे, ठीक है। तो बात ये हो रही थी, अगर इसमें से निकाला है मटेरियल और ये बोल्ट हमको यहाँ फिक्स करना है, तो ये बोल्ट का जो डायमीटर होगा, जो त्रिज्या व्यास होगी, क्या बोलते हैं बड़ी वाली चीज को, ये सर्कल रहता है, वृत्त रहता है, ये क्या रहती है, व्यास, व्यास, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और ये डायमीटर मतलब पूरा त्रिज्या का डबल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमारा डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है। अब ये चीज़ भूल जाना और यही चीज़ को हमेशा याद रखना, डाया, ठीक है। क्योंकि जब आप कोड खोलोगे, कौन सा कोड, आईएस कोड का बुक आईएस 800, तो हमेशा डी लिखा रहता है, डी फॉर डायमीटर, ठीक है, मतलब व्यास, ठीक है, समझ गए। तो हमारा जो इसका डी रहता है वो इसका डी होगा, त्रिज्या, ठीक है, सर्कल समझ रहे हो। ऐसा हमारा कसा था स्क्रू, तो ये क्या होगा, ये स्क्रू का व्यास होगा, इसका आधा, ये जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट से आधा क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये जो व्यास की बात करते हैं वो हमको पता है, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसको ऐसे स्केल से नाप लेंगे, ठीक है, कि कितना हमारा इसका व्यास है, ठीक है। मतलब पता होता है, ये हमारे बोल्ट साइज के हिसाब से बनते हैं, ठीक है, एमएम के हिसाब से बनते हैं। तो ये जितना होगा फिर उसके हिसाब से हमको जो ये आईएस कोड रहेगा वो बताता है कि हमको ये होल कितना बड़ा करना है। आई बात समझ में, इसके व्यास से तो बड़ा ही होल होना होगा, तभी जाके वो फिट होगा, ना बराबर ना छोटा, समझ रहे हो। ये जो होल है इसके अंदर ये पेन जाएगा, कब जाएगा, जब इसके व्यास से ये बड़ा होगा तभी अंदर गया और फिट हुआ। तो ऐसे ही हमारा जो बोल्ट है उसका जो होल है, हम क्या करेंगे, इसके डायमीटर से बड़ा बनाएंगे। अब वो कितना बड़ा बनाना है वो कौन बताता है, हमारा आईएस कोड, ठीक है, कि कितना बड़ा बनाना है। प्लेट की लंबाई कितनी और कितने होल करने वो कौन बताता है, आईएस कोड, ठीक है। ये सब पहले से करे हुए रिसर्च का जो नतीजा है वही हम उपयोग में लाते हैं और वही हम पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि हम कुछ नया नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर शोध नहीं हुए हैं,
ठीक है। और इसकी पिच, इसके आटे कैसे हैं, तो इसके आटे कितने होने चाहिए हमारे बोल्ट के आटे, और ये सब का पूरा प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो फिक्स हो जाए। अब मैं बात कर रही थी वाइब्रेशन की, ठीक है। वाइब्रेशन मतलब इम्पैक्ट, लोड जब लगता है, लोड मतलब मेरा हाथ ठोक रहा है तो मेरी ये टेबल क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, थोड़ा कुछ ना कुछ हिल रही है, ठीक है। बात करते हैं वाइब्रेशन की, ठीक है। तो बोल्टिंग क्या होती है, वाइब्रेशन में क्या होती है, वीक होती है। वीक तो नहीं कह सकते, टूटती नहीं है, लूज हो जाती है बस, ठीक है। लूज हो जाती है मतलब वो वाइब्रेशन जब मिलता है तो ये खुलने लगता है, ठीक है। बोल्ट क्या होता है, खुलने लगता है। तो बात हम ये कर रहे थे कि बोल्टिंग और वेल्डिंग में से कौन सा बेस्ट होगा। अब बोल्टिंग में हमने देखा था कि बोल्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्लेट को वीक बना रहे हैं। क्यों वीक बना रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल, कुछ ना कुछ एरिया काट के अलग कर रहे हैं, तभी बोल्ट जा करके फिक्स हो रहा है, और तभी हमारी क्या हो रही है, दो अलग अलग प्लेट जुड़ रही है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्लेट जोड़ने का एक और तरीका है कि आप ये बोल्ट मत करो, आप क्या कर दो, वेल्डिंग कर दो, ठीक है। ये एक प्लेट है, ये इसके ऊपर रखाई, और ये कोने कोने से क्या कर दिया हमने, वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग में क्या होता है, एक ऐसी रॉड रहती है, उसको ऐसे चिपकाते हैं, फिर क्या रहती है, एक ऐसी मशीन रहती है, एक साइड से रॉड लगाते हैं, एक साइड से मशीन लगा करके हम क्या करते हैं, ये रॉड जो रहती है, रॉड मतलब पतली सी रहती है, डंडी अगरबत्ती से थोड़ी मोटी रहती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी मटेरियल को पिघलाते हैं, मतलब ये रॉड अगर मैंने लगाई है, ये मैंने रॉड लगाई है और मैं मशीन चला रही हूँ, तो ये क्या पिघलती जाएगी, और इसका जो मटेरियल रहेगा वो कहाँ आके प्लेस हो जाएगा, इसके जॉइंट पे, ठीक है। जॉइंट पे प्लेस हो जाएगा, तो ये दो प्लेट क्या हो गई, आपस में जुड़ गई। दूसरी चीज देखना क्या हुई, हमने इसमें से कुछ काटा नहीं, फिर बोल्ट नहीं लगाया है, तो इसको निकालने का एरिया हमने निकाला नहीं है। तो क्या हो गया, जब हमने मटेरियल लगाया तो और एक्स्ट्रा मटेरियल हमने इसमें लगा दिया है। कौन सा एक्स्ट्रा था, वो हमारी जो रॉड हमने पिघला के इसमें लगाई थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे तो बेस्ट जॉइंट हमारा वेल्डेड जॉइंट मान रहे हैं, मगर हम बेस्ट अगर ये होता तो इसको यूज क्यों करते, करते क्या, यूज इसको नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास तो सबसे अच्छी चीज वेल्डिंग मिल गई है हमको, तो स्टील को जोड़ने के लिए फिर हम बोल्ट का क्यों सहारा ले। मगर बोल्ट का अपने आप में एक अलग महत्व है। क्या महत्व है, जब बात करते हैं हम लोडिंग कंडीशन की, लोडिंग कंडीशन की, लोड मतलब किस प्रकार का लोड आ रहा है। अब ये था मेरा बिल्डिंग, ये इसके ऊपर मैंने बीम कॉलम बनाया, ठीक है। बीम कॉलम बनाया तो बीम कॉलम हो गया फिक्स, इसके पूरे जीवन काल तक ये वाला बीम यहीं टिका रहेगा, और नीचे वाली बिल्डिंग पे लोड हमेशा लगाता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ भार होगा, है ना। फिर दूसरी चीज मैंने बना दिया, ऐसा स्लैब बना दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका जब तक जीवन काल है ये लोड इसके ये ऊपर लगता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स हो गया है, ठीक है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है सक्षम, तो ये सक्षम आज यहाँ बैठा, कल यहाँ आ गया, ठीक है, फिर परसों घर से निकल गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये आवारा लोड है, ये हमेशा नहीं लगेगा। सक्षम बाहर है या नहीं, ये बीम कॉलम को मतलब नहीं है, ये अपनी जगह पे बने रहेंगे। समझ रहे उदाहरण, ये किस प्रकार का लोड हो गया, डेड लोड, मृत लोड या मृत भार हो गया, ठीक है। क्योंकि ये बिल्डिंग का लोड जो है, ये कॉलम का लोड जो है, ये बीम का लोड जो है, ये इस बिल्डिंग पे हमेशा लगेगा, तो भार इस पे लगा रहेगा। आई बात समझ में। ये जो सक्षम था या जो आयुषी थी, रियांशी थी, ये कैसे हैं, आवारा लोडिंग, कभी यहाँ बैठे हैं, कभी यहाँ चल गए, कभी नीचे वाले फ्लोर पे चल गए, कभी गच्ची पे खड़े हो गए, कभी घर से बाहर चल गए, कभी किसी का गोना हो गया, ब्याह हो गया, सब तो कहाँ चली गई, ये इनके ससुराल चली गई, तो ये यहाँ पे लोड नहीं लग रहा है। तो ऐसा लोड या कोई फर्नीचर का लोड या किसी भी तरह का लोड, ये इसका लोड, इसका लोड, या ये तेल की बोतल रखी इसका लोड, टूथपेस्ट रखा इसका लोड, चॉकलेट का लोड, ये कैसा लोड है, ये हमारा है लाइव लोड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लाइव लोड, ठीक है, लाइव।
और ये कौन सा लोड था हमारा, डेड। ठीक है, ये दो तरह की लोडिंग का उदाहरण आपको समझ में आया? आया, ठीक है। अब क्या हुआ, भूकंप आ गया, समझ में आई बात? भूकंप आ गया, तो भूकंप आया तो क्या हुआ, हिला। हर बार बिल्डिंग नहीं गिरती है, समझ में आ रही बात? आपकी बिल्डिंग हर बार नहीं गिरती है, मगर जब भूकंप आता है ना तो भूकंप का लोड भी आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अर्थ क्वेक लोड। ठीक है, इसको कौन सा लोड बोलते हैं, अर्थक्वेक लोड। अब हर बार क्या भूकंप का लोड हम लेंगे? हमारे उज्जैन में क्या आता है हर बार भूकंप, या आपके आगर में आता है? नहीं आता है। अगर गुजरात की बात करें, गुजरात, सॉरी जीजे होता ना, गुजरात की हम बात करें, या भुज की बात करें, ठीक है, या फिर हिमालय रेंज की बात करें, ठीक है, या फिर जापान की बात करें, या चीन की बात करें, ठीक है, तो इन जगह क्या रहता है, भूकंप आते जाते रहते हैं। उन लोगों को मालूम है कि जापान में भूकंप आना है। ठीक है, जापान की लोकेशन आपने देखी मैप में? क्या आसपास समुद्र है और बीच में जापान है, पता है कि नहीं पता है? आप नक्शे देखते हो, वो क्या बोलते हैं मैप को, मानचित्र, मानचित्र देखते हो? तो जापान के आसपास क्या पूरा पानी पानी से घिरा हुआ है। जापान एक आइलैंड टाइप है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर जापान के आसपास क्या पानी ज़्यादा है। ठीक है, पानी जाता है तो क्या टेक्टोनिक थ्योरी होती है। टेक्टोनिक थ्योरी शायद अगर मैंने आपको पिछली उसमें सब्जेक्ट में पढ़ाया होगा तो समझाया होगा कि प्लेट जो अंदर की रहती है वो खिसकती है। जो क्रस्ट आपका रहता है सबसे ऊपर वाला, अर्थ का सबसे ऊपर वाला, वो खिसकता है। वो क्यों खिसकता है? नीचे से लावा क्या करता है, फोर्स लगाता है। आपकी जो तपेली रहती है पानी की, उसके ऊपर ना पानी उबल रहा है अंदर तपेली में, और आपने ढक दी है प्लेट, तो जब एकदम उबलता है ना तो वो पानी नीचे से भाप भी लगाता है और नीचे से फोर्स भी लगाता है, तो प्लेट कैसे थरथराती है उसके ऊपर। ठीक है, कितनी बार बाहर निकल के प्लेट हट जाती है और पानी उबल के बाहर आ जाता है। दूध के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा है। लावा क्या कर रहा है, ऊपर की प्लेटों को उचका रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, प्लेटें खिसकती है, मगर इतनी नहीं खिसकती है। बहुत पहले अगर आप वो देखोगे अपने जो लैंड का जो बना है, तो पहले हमारा इंडिया क्या है, बहुत वर्षों पहले जब हमारा उद्गम भी नहीं हुआ होगा, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी प्लेटें खिसक रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो भी खिसक रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आप ये इसके बारे में वीडियो भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा यूट्यूब में। तो क्या होता है कि ये आसपास इसके पानी है, ठीक है, प्लेटें खिसक रही है, तो पानी भी फोर्स लगाता है और नीचे की प्लेटें भी फोर्स लगाती है। यही कारण है कि जापान में भूकंप अधिकतर ज़्यादा आते हैं, मतलब ज़्यादा ही आते हैं जापान में, चाइना में आते हैं। ऐसे हम हमारे इंडिया की बात करें तो ये हिमालय जो है, ठीक है, हिमालय रेंज क्या होती है, जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर के कंटिन्यू होकर के हमारे एपी तक जाती है, अपने अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ठीक है, मतलब जो भारत का वो इधर वाला कोना है, नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ तक जाती है हिमालय रेंज। ठीक है, हिमालय रेंज में भी भूकंप के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जब उत्तराखंड त्रासदी हुई थी, अपने केदारनाथ त्रासदी हुई थी, तब क्या हुआ था, भारी वर्षा हुई थी। तो पानी के कारण से क्या हुआ था कि हमारे जो भूकंप भी वहाँ पर उद्गम हुआ था। ठीक है, पानी के साथ साथ भूकंप का भी उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट था। दूसरी चीज़, इस एरिया में हमेशा लैंडस्लाइड होती है, भूसंखलन होते हैं, जो हमारी चट्टान रहती है गिरती रहती है। ठीक है, क्यों गिरती है, उनको वाइब्रेशंस मिलते तभी जाके गिरती है, कोई जाके तुम जैसे लोग हिलाते थोड़ी हो। क्योंकि क्या होता है कि बड़ी बड़ी शिलाएं रहती है, बड़े बड़े स्टोन्स रहते हैं, तो वो हिलाना मतलब एक मुश्किल टास्क। ठीक है, बारिश है तो उसको हिला सकती है, या फिर जो हमारे अननोन वाइब्रेशंस होते हैं जो हमको फील भी नहीं होते, जो कम रेक्टर के भूकंप आते हैं, 2 रेक्टर 3 रेक्टर, तो उससे क्या होती है, वो चट्टानों का जो स्ट्रक्चर रहता है वो अलग हो जाता है और वो गिर के लुढ़क के आ जाती है। ठीक है, तो एक भूसंखलन इस कारण भी होता है। तो बात करते हैं हमारे जो भूकंप वाले, जो इंडिया में, इंडिया का जो मैप है
उसमें भू संकलन वाले हमारे आईएएस कोड ने मार्क कर रखे। अगर हम उस जगह पे रहते हैं, जैसे अपन तो रहते हैं एमपी में, ठीक है, इंडिया यहाँ पे सेंटर में, ये क्या है, भूकंप यहाँ पे कम आते हैं, इधर साइड ज़्यादा आते हैं, इधर साइड ज़्यादा आते हैं, गुजरात साइड, ठीक है, यहाँ पे सुनामी आती है ज़्यादा। दिख रहा है क्या? लाइट गई क्या? हाँ, एक सेकेंड। तो हमारे जो इंडिया में ऐसे कुछ जगह चिन्हित की हुई है, वहाँ पर हम कौन सा लोड लेते हैं, हमारा अर्थक्वेक लोड, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा स्नो लोड की, ठीक है। ये मान लो कुछ ऐसी छत वत है, इस पे आकर के 15-20 फीट समझते हो ना आप, मतलब ये जो छत हाइट है ये कितनी है हमारी, 11 फीट की रखते हैं हम यूजुअली नॉर्मल छत हाइट। ये तो ज़्यादा है, बहुत से घरों में कम रखते हैं, ठीक है। 15 फीट मतलब वो पाली भी मान लो तुम, ठीक है। इतना बर्फ, जहाँ पर बर्फ गिरती है वहाँ पे 15-15 फीट बर्फ जम जाता है, ठीक है। 15 फीट बर्फ जम रहा है, तो हमारी कोई सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर उतनी ही हाइट की बर्फ अगर जमेगी तो वो भी लोड कैसा लगेगा हमारी बिल्डिंग पे। तो दूसरा होता है हमारा स्नो लोडिंग, ठीक है। अगर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर अगर 6 महीने 4 महीने ऐसी हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, मतलब 6 महीने तक अगर ये जमी है तो जमी रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पर हम कौन सी लोडिंग लेते हैं हमारी बिल्डिंग के ऊपर, स्नो लोडिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ अलग रहती है कि बेसिक सी बात है, अगर इसको हमको कम करना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे झोपड़ी नुमा चीज़ें बना देते हैं, झोपड़ी नुमा छत बना देते हैं, जिससे ये बर्फ़ स्लाइड होके नीचे गिर जाती है और हमारा लोड हमारी बिल्डिंग के ऊपर नहीं आता है, ठीक है। उसका ये उपाय होता है, मगर ये तो उपाय अलग है। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, लोडिंग कंडीशन, ठीक है, लोडिंग कंडीशन मैं बता रही हूँ। अब दूसरी चीज़, लोडिंग कंडीशन हमारे बिल्डिंग या स्टैटिक स्ट्रक्चर, स्टैटिक मतलब जैसे ये छत है या ये हमारा गेट है या ये जो बिल्डिंग बनी ये अपनी जगह ऐसी रहेगी, ठीक है, ये कभी हिलेगी नहीं, समझ में आ रही है बात। और जो हमारा ट्रेन की पटरी पे जो लोड आएगा वो कैसा है, डायनामिक, मतलब इस पटरी पे लोड कब आएगा, जब सिर्फ हमारी ट्रेन चलेगी। आई बात समझ में आपको, इस पटरी पे कब लोड आएगा, ये जो हमारी रेल्स हमने आई सेक्शन लगाए हुए हैं स्टील के, इस पे कब कौन सी कंडीशन में लोड आएगा, जब ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन नहीं चलेगी तो लोडिंग क्या हो जाएगी, ज़ीरो, कोई लोड आएगा नहीं आएगा। अगर ये आपकी ट्रेन की पटरी लगी हुई है, इस पे जब पहिया चलेगा या ट्रेन आएगी तभी लोडिंग आएगी, अभी नहीं है तो इस पे कैसी लोडिंग है, ज़ीरो है, कोई भी प्रकार का इसमें भार नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी लोडिंग हो गई हमारी ट्रेन की, डायनामिक, ठीक है, डायनामिक लोडिंग हो गई, मतलब चलने वाली। और एक तरह का ये कैसा लोड देता है, वाइब्रेशन देता है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट क्लास में भी एक चीज़ समझा रही थी कि जब हमारी ट्रेन चलती है, ट्रेन का लोड कम नहीं होता है, ठीक है, और इसमें भी ऐसे मोड़ रहते हैं, पटरियाँ भी ऐसे मोड़ पे चलती है, तो क्या होता है जब ये ट्रेन चलती है तो क्या करती है, वाइब्रेशन देती है। वाइब्रेशन आएगा तो किस पे आएगा, हमारी रेल्स पे, ठीक है, जो हमारे आई सेक्शन की पटरी हमने लगाई है उस पे लोड आएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं इसमें आती है डायनामिक लोडिंग। और हम कर देते अगर वेल्डिंग, अगर हमने ये दो रेल्स, समझ रहे हो रेल कैसी रहती है, हमारी जो रेल की पटरी रहती है वो ऐसी नहीं किलोमीटर तक लगी हुई रहती है, हमारी रेल की पटरी यूजुअली ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, ठीक है, इतनी बड़ी लंबी रेल की पटरी रहती है। रेल की पटरी मतलब जो ये आई सेक्शन में बता रही हूँ वो, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन शेयर करके मैं रेल की पटरी का वो बताऊंगी। तो क्या होता है, इतनी बड़ी रेल की पटरी एक लगी, फिर यहाँ पे एक जॉइंट आएगा, फिर आगे लगेगी, तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारी रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है, तो उनको भी आपस में, सपोज ये एक रेल की पटरी लगी हुई है लंबाई में, फिर ये रेल की पटरी लगाएंगे, अपने रेलवे लाइन तो किलोमीटर तक, हज़ारों किलोमीटर तक रहती है, तो ये रेल की पटरी को भी आपस में जॉइंट कैसे करें, जॉइंट करना पड़ेगा, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा तो ये आउट हो जाएगी। तो
तो ये रेल की पटरी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक अलग से प्लेट ऐसे चिपका दी। जैसे एक ये रेल की पटरी है, एक रेल की पटरी है, तो मेरा हाथ क्या है, ऊपर से एक प्लेट चिपका दी, आधी इस पे आधी इस पे, और इसमें कर दी हमने बोल्टिंग। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा, इन दोनों रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए कर दी यहाँ पे बोल्टिंग। बोल्टिंग मतलब हमने 2 छेद करे और उसमें ये स्क्रू निकाल करके फिट कर दिए। बात समझ में आई? अब बोलो मैडम, आपने बोला कि वेल्डिंग जॉइंट बेस्ट है और बोल्टिंग वीक है, और रेल की पटरियां जो है वो कितने सारी जन को लेकर चलती है, मतलब व्यक्तियों को लेकर चलती है। तो अगर ये जॉइंट वीक हो गया, रेल की पटरी आउट हो गई, तो क्या होगा, लोकोमोटिव पटरी से उतर जाएगा।